हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलवेट बीएल सीरीज। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्स्ट ओमेगावर्स थाई बीएल सीरीज नॉट द सीरीज एपिसोड 8। अब इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि तीनों देवाती तीरथ के भाई और फसा साथ में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं आखिर नफीद को इस पूरे मामले में फंसाया कैसे गया। वो उस तस्वीर को देखते हैं जिसमें नफीद उस लड़की के साथ दिखाई दे रहा था। तभी नफीद को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसके ऊपर ड्रिंक गिराई थी। लेकिन सवाल ये था कि उस छोटी सी एक्सीडेंटल घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाकर आखिर इस्तेमाल क्यों किया गया। तो वो जब फसा तस्वीर को देखता है तो तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद सबको शक होता है कि शायद फोटोग्राफर काफी देर तक नफीद पर नजर रखे हुए था और सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि ऐसा तस्वीर क्लिक करे जिसके बाद में वो नफीद का इस्तेमाल कर सके। इससे साफ लगता है कि उस लड़की को वहां जानबूझकर भेजा गया था, यानी जिसने ये सब पूरा खेल रचा उसका मकसद नफीद को सीधा नुकसान पहुंचाने का नहीं था बल्कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था। सबको शक होता है कि शायद पीछे कोई पुराना राइवल हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि नफीद अकेला नहीं है। अब पूरे मामले को लेकर उन्हें काफी सावधानी से सोचना और आगे की प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद नखुन सिया से कहता है कि जो माय है उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन अच्छी से चेक किया जाए। साथ में ही जिस रात को ये घटना हुई थी उसके सीसीटीवी फुटेज को भी ध्यान से देखा जाए। हो सकता है फोटोज के पीछे कोई छुपा हुआ क्लू मिल जाए। जिसने ये प्लान किया है उससे कोई तो गलती हुई ही होगी। वहीं नफीद से कहा जाता है कि घर के आसपास क्या कोई सस्पिशियस इंसान घर के आसपास पाया गया। अब तक मिले सबूतों को देखकर इतना तो साफ है कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा सीन पहले से प्लान किया गया था। तभी नफीद को एहसास होता है कि उस रात उसे कुछ याद आ रहा था। वो उसकी गलतफहमी नहीं थी, सच में कोई उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। और अब सवाल था कि ये कौन था, आखिर उसे किसने भेजा। अब फसा को यहाँ पे एंगल जो समझ में आया था, अब फसा इस फोटो को फिर से दोबारा देखता है। तब उसमें एक लड़का था जिसके गले में उसे एक फैमिलियर नेकलेस दिखाई देती है। वो कहता है कि ये सेम नेकलेस उसने अपने दोस्त संगनुआ के पास कभी देखी थी पहने हुए। तो यहाँ पर संगनुआ भी एक सस्पेक्ट बनता है क्योंकि वो भी अक्सर उस बार में आया जाया करता है और अब उसके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन होंगे। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं फसा ओंगसा को कॉल करता है और पूछता है कि क्या संगनुआ कैफे आया था, और वो वहां के घर की बात भी बताता है कि नाखून के फादर की और नाखून की बहस हो गई है और झगड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन ओंगसा कहता है कि संगनुआ कैफे नहीं आया, लेकिन हमारा कभी आज के दिन ही मिलने का प्लान हुआ था। लेकिन जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने प्लान ही कैंसिल कर दिया और पता नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फसा को देखते हैं जो नाखून के लिए सूप लेकर जाता है क्योंकि नाखून बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। लेकिन नाखून सबसे पहले फसा को गले लगाना चाहता था। इसके बाद जैसे वो गले मिलता है वो तुरंत उसे बिस्तर पर लाकर उसके साथ लवी डवी होने लगता है। पर फसा अभी रोमांटिक मूड में नहीं था और अब यहाँ पे फिर से उसी मुद्दे पे बात होना शुरू हो जाती है। नाखून बोलता है कि तुम सच में अमेजिंग हो क्योंकि तुम ही हो जो कि इतने छोटे छोटे डिटेल को नोटिस कर सकता है। तो फसा बताता है कि ये सब गेम खेलने की वजह से है, तो ये हैबिट वहीं से डेवलप हुई है, पिक्चर में डिटेल ऑब्जर्व करने की। पर नाखून कहता है तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड सुन फसा बहुत खुश होता है और नाखून तुरंत उसके ऊपर सवार होकर कहता है कि वो तो किस है। तो फसा बोलता है कि तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ एक किस से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। पर नाखून रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक। तो फसा उसे गाल पे किस करने के लिए अलाउ करता है। अब नाखून ऐसा करने ही वाला था लेकिन फसा रोक देता है और कहता है मैं इकलौता नहीं हूँ जिसे रिवॉर्ड देना चाहिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन ये पल बहुत छोटा और प्यारा सा रहता है। नाखून थोड़ा पीछे हटकर कहता है कि जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तब वो अपने बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। फसा ही सुनकर खुश होता है और कहता है तब तो इसे जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें नाखून का असली इरादा समझ में आता है। वो अपने बेबी को लेकर काफी सीरियस है और चाहता है कि इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार से हक करते हुए ही सो जाते हैं। फिलहाल यहाँ कोई बोल्ड सीन नहीं दिखाया जाता, बहुत सॉफ्ट प्यारा रोमांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं नफीद, नाखून और फसा को जो कि अमृता के प्लेस पे पहुंचते हैं। साथ में केक भी होती है अमृता के साथ। नाखून पूछता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि नफीद को मैनिपुलेट करने में किसका हाथ है, इसके पीछे कौन है। तो अमृता कहती है अब चूंकि तुम इस प्लेस पर आए हो तो इसका मतलब तुम्हें पहले से ही बहुत कुछ पता है। नाखून कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे लोगों का हाथ है। इनडायरेक्टली नाखून का इशारा किंग यॉर्क की तरफ होता है, लेकिन अमृता भी पहले से ही तैयारी से थी। वो ट्रांसफर रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन लॉग का पूरा लिस्ट निकलवा कर उनकी तरफ दे देती है। अमृता एक बार किंग यॉर्क से पूछती है कि सच बताओ क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है या तुम कुछ भी जानती हो। किंग यॉर्क सीधा डिनाई करती है, लेकिन अमृता पूछती है लेकिन उन एविडेंस का क्या जिसमें तुम्हारा नाम मेंशन है, कम्युनिकेशन लॉग में तुम्हारा नाम आ रहा है। किंग कहती है कि माना कि इससे पहले बहुत सी चीजों में उसका हाथ था आपकी मदद करने के लिए, लेकिन इस बार मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। जब से आपने कहा है कि आप सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती हैं और मैं आप पर भरोसा करती हूँ और मैंने ये सारी चीजें करना बंद कर दी
और मैं बस आपके साथ रहकर ही आपका सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इस बार मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। फत्सा उन सभी चीजों को अच्छे से डॉक्यूमेंट को चेक करता है और कहता है लेकिन किंग यॉक का और माई का सरनेम सेम है। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स दोनों ही कजन हैं। अब ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। और नफीद कहता है इसका मतलब ये ट्रैप बहुत लंबे समय से बिछाया जा रहा है किसी के जरिए। लेकिन किंग यॉक कहती है कि उसका माई से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा हुआ है कि वो कजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक जैसे हैं। मैंने कभी उसके साथ कोई काम नहीं किया और ना ही किसी को हार्म करने में उसकी कभी मदद ली। और फिर वो अमृता का हाथ पकड़ के कहती है मैं सिर्फ एक इंसान के साथ लॉयल हूँ, वो है आप। और जब से आपने मुझे वार्न किया है मैं उस दिन से सारे गंदे काम छोड़ चुकी हूँ और तब से मैंने कोई भी बुरी हरकत नहीं की है। मैं पूरी डिग्निटी के साथ आपके साथ हूँ, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ अमिताभ सबसे पहले तो किंग को बाहर भेज देती है। अब उसके बाहर चले जाने के बाद नाखुन बोलता है कि कोई तो है जो कि नफीद को बहुत लंबे समय से टारगेट कर रहा है और हमारे जान पहचान के लोगों को धीरे धीरे एक एक करके नुकसान पहुंचा रहा है। फरसा भी कंक्लूजन निकालता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई मैसेज पहुंचा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम है। नाखुन परेशान होता है, बोलता है कि वो हमारे रेपुटेशन को ही नहीं हार्म कर रहा है बल्कि हमारे करीबियों को भी एक एक करके हार्म कर रहा है। अमृता भी कहती है कि ये किसी की बहुत ही सोची और बारीकी से की गई प्लानिंग है और इसमें सिर्फ एक इंसान ही नहीं फंस रहा है। और बात होती है कि ये पूरी फैमिली को बर्बाद करके मारेगा और अब पता लगाना जरूरी है कि ये कौन है। इसके बाद हम ओंसा के कैफे में देखते हैं जहाँ रात के टाइम सीक्रेटली सब मीटिंग कर रहे हैं। वहां पर अमृता, वत्सा, ओंसा, नाखुन और नाखीन है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। वहां पे यही डिस्कशन होता है कि तुम्हारे साथ जो काम करने वाले किंग है और माई एक ही सरनेम के हैं। अमृता कहती है कि अगर तुम मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो तो बता दो कि मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम मानो चाहे मत मानो, ये तुम्हारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। नाखुन भी कहता है लेकिन जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, मेरा शक करना गलत नहीं है। अमृता बोलती है कि हो सकते हैं कि माई और किंग कजन हो, दोनों की ब्लड लाइन एक हो और दोनों ही ओमेगा हैं, लेकिन किंग को मेरी फैमिली ने तब से अडॉप्ट किया है जब से वो 2 साल की थी। उनकी परवरिश साथ में नहीं हुई। फसा कहता है लेकिन ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। अमृता बोलती है उसे नहीं पता, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है, कोई है जो सब कुछ जोड़ रहा है। अब इसी बीच जिक्र होता है टीम का, जिसे बार में ड्रग्स बेचने के चक्कर में जेल भेजा गया था। बहुत पहले ही उसकी बेल हो चुकी है। वो अल्फा माई का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में टीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चार्ज नफीद के मत्थे मर रहा है। अमृता कहती है हो भी सकता है क्योंकि वो तुम लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उसके अंदर दुश्मनी भरी है। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यानी लैंड के बारे में भी बात होती है। ये लेकिन जो एजेंट होता है वो जैसे ही अमृता बात करने को जाती है वो डील को कैंसिल कर देता है, बेचने से मना कर देता है। और अमृता कहती है मैं उसे जान से भी मार सकती हूँ, मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है। इसके बाद बात खत्म हो जाती है। रीजन क्योंकि फत्सा जो था वो काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो नाखुन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब बचते हैं ओंसा, नाखिन और अमृता। तो फाइनली यहाँ पर अब पर्सनल बात होती है। नाखिन बोलता है कि ये मेरी वही बीटा फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी बताया था, क्योंकि अमृता ही थी जिसने मुझे समझाया कि बीटा किसी से भी कम नहीं होते। तो अमृता भी पूछती है कि क्या ये वही बीटा है जिसे तुम पसंद करते हो। तो अमृता तो फिर वो ओंसा से कहती है कि लग रहा है कि तुम अल्फा बीटा रोमांस जोन में फंस गए हो। फिर वो उसे समझाती है कि ये बहुत ही बेकार है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एक बीटा हो, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम बस एक बीटा बनकर रह जाओगे। आखिर अल्फाओं में ऐसा भी कुछ खास नहीं होता। क्या वो उड़ सकते हैं या चलते हुए उनके पैरों से आग निकलती है। अब यहाँ पर ये टॉन्ट सुनकर सब लोग स्माइल करते हैं और ओंसा उसे बोलता है कि ये सच में तुम बहुत ही अमेजिंग हो। अमृता बोलती है इसीलिए मैंने ऐसा होना चूज किया, क्योंकि इससे अल्फा बीटा या ओमेगा होने से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब इंसान ही है। इसके बाद अमृता चली जाती है। अकेले में ओंसा बोलता है कि सच में ये बहुत ही कूल बीटा है। नाखून कहता है देखो मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए किसी का जेंडर कभी उसकी काबिलियत या कीमत तय करने का पैमाना नहीं रहा है, चाहे वो अल्फा हो, ओमेगा हो या बीटा। आखिर में ये सिर्फ एक आइडेंटिटी ही तो है। अगर मैं सच में किसी इंसान को चाहता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि वो अंदर से कैसा है। मैं तुम्हारी पहचान, तुम्हारे दिल को देखूंगा, नहीं कि तुम एक बीटा हो। तो ओंसा कहता है लेकिन तुम फिर भी देवाती तीरथ फैमिली के हो। नाखिन बोलता है तो इससे क्या हुआ, क्या फैमिली में कोई पंख लगे हैं? अगर मैं किसी के साथ रहना चाहता हूँ तो वो मेरी चॉइस है, कोई रूल तय नहीं करेगा कि मैं किसके साथ रहूंगा। और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी की भी या किसी की स्टेटस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना मुझे किसी और की पड़ी है, ना मुझे तुम्हारी स्टेटस की पड़ी है, क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और वो अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। अब ओंसा उसकी बातों से इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाता है और बोल देता है कि तुम बोलने में, बात करने में इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो। और फिर ये सीन बदल जाता है। हम तीनों भाइयों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी उनके फादर आते हैं जो कहते हैं अच्छा हुआ तुम सब यहीं मौजूद हो, इसलिए मुझे आज एक जरूरी बात अच्छे से समझानी है। तो नाखिन बोलता है कि आप अगर अभी भी उसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो मेरा जवाब अभी भी ना है। तो उसके फादर ना जबरदस्ती करते हैं कि एक प्योर ओमेगा को हमारी फैमिली का हिस्सा बनना ही होगा और उसके लिए तुम सबसे परफेक्ट हो। और नाखिन गुस्से में जवाब देता है पलटकर कि वो कोई टूल नहीं है, वारिस पैदा करने का। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे खानदान को वारिस देने का। लेकिन तभी बीच में नाखून आ जाता है, बोलता है कि अगर ओमेगा से शादी करने की बात है तो वो शादी करेगा।
उसके फादर बोलते हैं कि तुमने फत्सा को ऑलरेडी बाइट करके बॉन्ड बना लिया है, तो तुम तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो। तुमने तो अपना मौका अपने हाथ से गवाया, तुम्हें तो बात करने का कोई हक ही नहीं है। अब यहाँ पे होता है कि फादर आप हमें देखते क्या है, हम सिर्फ आपके फायदे की चीज है। तो उसके फादर बोलते हैं मैं तो सिर्फ अपने फैमिली का फ्यूचर देख रहा हूँ। अब नाखिन कहता है कि आपके लिए ब्लड लाइन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कभी अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी। और उसके फादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये सब तो झूठ है, उससे फैमिली मजबूत नहीं होती। नाखिन डिनाई करता है कि वो अपनी जिंदगी आपके हवाले नहीं करेगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि अभी नहीं, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। अब नाखून भी बोलता है कि जब तक मैं हूँ आप उनके भाइयों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे तीनों भाई एक तरफ और फादर एक तरफ हो जाते हैं और सीन भी चेंज हो जाता है। हम बेडरूम में फंसा को देखते हैं जो टिकटॉक इधर उधर टहल रहा होता है गुस्से में। तब इसके बाद नाखून आता है जो पहले ही समझ जाता है कि फसा उससे नाराज है। और फसा पूछता भी है कि अच्छा तो नाखिन की जगह तुम उस उमेगा से शादी करने वाले हो। लेकिन वो फसा को हक करते हुए कहता है कि वो सिर्फ फसा से ही शादी करना चाहता है और क्या फसा उससे शादी नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर फसा स्माइल करता है और वो बोलता है कि उससे लगा कि तुम उस ओमेगा से शादी करना चाहते हो जिससे नाखिन की शादी होनी है। नाखून समझाता है कि वो प्योर ओमेगा फसा ही है जिसे उसके फादर ढूंढ रहे हैं। वो तुमसे ही शादी करना चाहता है, लेकिन बस नहीं चाहता कि उसके फादर को ये सच्चाई मालूम पड़े। और वो चाहता है कि उसके फादर जैसा वो है वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। वो एक एनिग्मा को बतौर ग्रैंडसन चाहते हैं और वो इकलौता फसा ही है जो कि एनिग्मा बर्थ कर सकता है। लेकिन वो इस रिश्ते को एक सेकेंडरी जेंडर के रिश्ते की तरह नहीं देखना चाहता, ना दिखाना चाहता है, क्योंकि फसा सिर्फ उसका है। अब यहाँ पे दिखता है कि फसा और नाखून का रिश्ता कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है और सीन यहाँ चेंज हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं नफीद को जो कि बार में बैठा होता है। तभी वहां अचानक से संगनू आ जाता है। अब पता नहीं कि कोइंसिडेंस है या संगनुआ जानबूझकर प्लानिंग के थ्रू वहां आया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। संगनुआ बोलता है कि लगता है कि हम अब पहले से ज्यादा बार मिलने लगे हैं, कि पुलिस के साथ बैठकर बात करने के बजाय तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और यहाँ बात होती है कि हमें एक दूसरे के बारे में अब जानना चाहिए। संगनुआ उसे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। ये दोनों एक दूसरे के में काफी इंटरेस्ट दे रहे होते हैं और एक दूसरे में भरोसा दिखाते हैं। और फिलहाल इस सीन में संगनुआ जानबूझ कर ऐसा दिख रहा है हम व्यूअर्स को कि ये एक नेगेटिव रोल में है, ये नफीद को फंसा रहा है और उससे उसके फैमिली और बिजनेस की चीजें निकलवाने की कोशिश करता है। इसके बाद जब वो दोनों प्राइवेट एरिया में जाते हैं तो संगनुआ बार बार नफीद को ड्रिंक कराकर उसे नशे में लाने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में जानना चाहता है और वो उसके प्राइवेट मैटर्स को पूछ रहा होता है। लेकिन नफीद कुछ डायरेक्ट बताता नहीं है। और इसके बाद हमें इन दोनों का एक इंटीमेशन सीन भी देखने को मिलता है। इनकी इंटीमेशन के बाद सीन बदल जाता है। हम मॉर्निंग में नखून और नाखीन को देखते हैं जिनकी मैनेजर उन्हें चाय दे रही होती है। अब तभी वहां पे नखीन आता है सुबह, लेकिन वो बहुत सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। रात भर वो घर से बाहर था। नाखीन उसे देखकर कहता है कि तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। नफीद अपोलोजाइज करता है कि सॉरी वो बाहर ही सो गया और ज्यादा सो गया। तो उसका बड़ा भाई शक्ति दिखा रहा था कि तुमने हमें परेशान कर दिया। और नाखीन बोलता है कि रहने दो, वो माफी मांग रहा है। अब इन दिनों को साथ में बाहर जाना था जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से फसा आता है जिसमें नाखिन बोलता है कि सिस्टर लो तुम भी साथ में चलोगे क्या। फसा बोलता है क्या वो चल सकता है, और नाखून बोलता है कि तुम घर पर ही आराम करो क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। और फसा बोलता है कहाँ गर्म है, और ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा सैड दिख रहा था। तो नाखून समझ जाता है कि ये दूर जाने से दुखी है। तो वो सब बच्चों की तरह समझाता है कि देखो लौटते समय मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आऊंगा। लेकिन इसके बाद फसा पूछता है कि क्या तुम सब अकेले जा रहे हो, और नफीद बोलता है कि नहीं, वादा ने उन्हें किसी को ढूंढने के लिए भेज रखा है। तो फाइनली यहाँ पे फसा को वापस घर में रेस्ट करने को बोला जाता है और नाखून अपने भाइयों के सामने ही फसा को किस कर लेता है। अब यहाँ पे सब हंसने लगते हैं और नाखून रात में घर वापस आने की बात करता है और फिर तीनों भाई चले जाते हैं। अब जब तीनों भाई साथ में जा रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भाइयों के बीच हमें बहुत प्यारा सा अच्छा सा सीन दिखाया जाता है। नाखून तब भी सीरियस रहता है और नाखिन और नफीद टॉम एंड जेरी बन रहे होते हैं। नाखिन बोलता है कि हमारे बड़े भाई अभी भी अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, और नफीद बोलता है कि हाँ हमें फसा को लेकर आ जाना चाहिए था। तो ये दोनों भाई मिलकर नाखून को टीज कर रहे होते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे नफीद ब्रदरली बात करता है। नफीद बोलता है कि जब वो जेल गया तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास 2 ट्रू अल्फाज ब्रदर हैं जो बहुत औसम है। एक टाइम उसे डैड ने बताया था कि तुम सब मिलकर हमारा बिजनेस आगे बढ़ाओगे, और अब मुझे लगता है कि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर नाखून बोलता है कि अगर मैं ड्राइविंग ना कर रहा होता ना तो पक्का तुम्हें उछलकर हक कर लेता। तो पीछे से नाखून भी बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम हमेशा से हमारे भाई हो, और कुछ भी हो जाए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तभी नाखून का फोन रिंग होता है तो दोनों भाई फिर से उसे टीज करने लगते हैं कि भाई किसका कॉल आया। तो नाखून बोलता है मेरी वाइफ का। फिर हम देखते हैं अमृता की गाड़ी को, जो कि वो भी उसी लैंड के डील के लिए जा रही थी। लेकिन तभी उसका एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि जो एजेंट है वो अभी मौजूद नहीं है। अब अमृता कार से बाहर निकलती है गुस्से में, और उसके साथ किंग भी होती है और अमृता डांट लगाने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितना टाइम लगा है यहाँ तक आने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनर सीक्रेटली ये लैंड किसी और को बेचना चाहता हो। और एजेंट बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो श्योर है क्योंकि बात एग्रीमेंट तक सेट हो चुकी है। और अमृता बोलती है कि उसे उस लैंड की लोकेशन भेजी जाए, वो खुद वहां भी जाना चाहती है। अब फिर से हम देखते हैं नाखून को, जो कि फसा के साथ वीडियो कॉल पर होता है। वो उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, सही टाइम पे रेस्ट और खाने के लिए बोलता है। उसके भाई अपने बड़े भाई को इस तरह चिगी बिगी होते हुए देखकर ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। अब ये जानकर नाखून उन दोनों से बोलता है कि जिस लैंड को हम देखने के लिए जा रहे हैं
उसके इन्फॉर्मेशन को दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे ग्रीन एरिया कौन सा है और नॉर्मल एरिया कैसा है। पर यहाँ पे तो ना नाखिन और ना ही नफीद उसकी इन्फॉर्मेशन या डाटा लेकर आया था। तो नफीद बोलता है कि कोई बात नहीं, वो बॉडीगार्ड को बोल देता है, वो लेकर आएगा। लेकिन फसा जो वीडियो कॉल पे था वो बोलता है कि यहाँ एक भी बॉडीगार्ड नहीं है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं ही वो ड्राइव करके डिलीवर कर देता हूँ खुद। तो नाखिन एग्री हो जाता है और उसे लोकेशन भेज देता है। वहीं पे हम देखते हैं अमृता और किंग की तरफ, जो पूछा जाता है कि अब किया क्या जाए। तो इसके बाद वो किसी को कॉल करती है, शायद वो नाखिन होता है, और बताती है कि जो उसके एजेंट ने बताया है कि जो ऑनर है वो उस एरिया को, उस लैंड को बेचने के लिए रेडी नहीं है, वो बहाने कर रहा है और उसका एजेंट उसे एक नया लोकेशन दिखा रहा है और वो अब उस लोकेशन के लिए जाने वाली है। इसके बाद ये कहकर वो फोन कट कर देती है। अब किंग कहती है कि आपको ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अमृता इसे चैलेंज की तरह लेती है और बोलती है कि देखते हैं कि सबसे पहले इसे कौन टारगेट करता है, और उस नए लैंड की लोकेशन को वो सेट करने को बोल देती है। फिर हम वापस घर की ओर आते हैं मेंशन पर, जहाँ पे जेन जो होती है वो तीनों भाइयों की फोटो को बहुत प्यार से साफ करते हुए नाखून के ऑफिस में हैंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रही होती है। तभी वहां फसा आता है डॉक्यूमेंट को लेने के लिए। जेन पूछती है कि क्या बात है, आप कहीं जा रहे हैं? तो फसा बताता है कि राखी यहाँ डॉक्यूमेंट भूल गया है, उन्हें देने जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से जेन के हाथ से वो फोटोग्राफ गिर जाती है और फ्रेम टूट जाता है। अब यहाँ पर इसे एक अपशकुन की तरह लिया जाता है। जेन भी डर जाती है और खुद फसा भी डर जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कुछ कहीं बुरा ना हो जाए, और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हमें स्पॉइलर में देखने को मिलता है, हम यहाँ पे संगवा का ट्रू कलर देखते हैं। वो ओंगसा के सामने अपनी रियलिटी पेश करता है और उसे बोलता है और उसे नीचा दिखाता है कि देखता हूँ कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो कब तक टिकता है। अब ओंगसा भी उसे, तो ओंगसा भी पलट कर जवाब देता है कि उसका जो रिलेशन है वो फीलिंग्स पे बेस्ड है, वो एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि संगनुआ के बारे में ओंगसा सब कुछ जान चुका है। वहीं पे हम देखते हैं देवाती तीरथ के तीनों बेटे जब जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी को गुंडे घेर लेते हैं, और वहीं पे असली सस्पेक्ट दिखता है और नफीत उनसे झगड़ा भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं फसा को, जो कि उनके पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसकी बात ओंगसा से होती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शायद वो संगनुआ है जिसका नफीत के साथ सीक्रेटली अफेयर है। फसा नाखू तक पहुंच जाता है और उसे भी गुंडे घेर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड में सबकी बहुत बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिलेगी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।